हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 1 अप्रैल 2025 के 3 समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है अमेरिका द्वारा अमेरिका की टैरिफ योजना और भारत पर पड़ने वाला इसका संभावित परिणाम। जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है या नहीं पता है तो बता दें, अमेरिका की ट्रंप सरकार जो है 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ, या वो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में हम वो टैरिफ लगाएंगे। पहले रेसिप्रोकल टैरिफ कर रहे थे, अब कह रहे थे पूरे दुनिया में हम टैरिफ लगाएंगे। तो ये एक वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाला मुद्दा है, जिसका भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा समाचार है सहयोग पोर्टल को लेकर। ये I4C करके है, इंडियन जो है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो स्थापित है, उसी के तहत एक पोर्टल है, इसका नाम है सहयोग पोर्टल। इसमें विभिन्न तरह के कानून प्रवर्तन एजेंसियां और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरमीडिएटरी जैसे फेसबुक, गूगल आदि उससे जुड़े हुए हैं। तो वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर जुड़ा हुआ है। तो अभी इसको लेकर ये मुद्दा ये है कि इसके खिलाफ जो है बेंगलोर या कर्नाटक हाई कोर्ट में जो है एक्स ने, यानी जो ट्विटर है, उसने एप्लीकेशन कर रखा है। तो उस मुद्दे को पूरा समझेंगे कि क्यों कहा है कि सेंसरशिप पोर्टल और क्या ये फैसला करता है, क्या चीज़ें करता है। ठीक है। तीसरा समाचार है नीति आयोग NCAER नामक एक थिंक टैंक है, उसके साथ मिलकर एक राज्य आर्थिक मंच पोर्टल जो है बनाया है, जिसका आज वित्त मंत्री द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। तो इसके जरिए विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए पिछले 30 साल के विभिन्न स्तरीय जो आर्थिक, सामाजिक और फाइनेंशियल डेटा है, उनको एक जगह उपलब्ध हो जाएगा और व्यवस्थित अध्ययन करने में भी मदद मिलेगी। तो आइए चलिए पहले देखते हैं अमेरिका की टैरिफ योजना और भारत पर इसका संभावित परिणाम। देखिए, ये ट्रंप हैं, फोटो बता रहा है कि ट्रंप और भारत अमेरिका के बीच व्यापार का क्या प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्होंने कहा था, यहाँ तक कि जो टर्म था तब भी उन्होंने जो है टैरिफ को लेकर भारत की आलोचना की थी और भारत पे टैरिफ लगाने की बात की थी। बाद में इस चुनाव में तो टैरिफ उनका एक तरह से कह सकते हो कि जादुई शब्द बन गया है, जैसे वो सबसे आकर्षक शब्द कहते हैं, और वो अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए, अमीर बनाने का वो एक माध्यम मानते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने कहा था कि वो 2 अप्रैल से पूरे वैश्विक स्तर पे जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी जो देश हम पे जितना लगाएगा उतना लगाएंगे। हालांकि उन्होंने आज कहा कि वो लगाएंगे, एक तरफा सब पे टैरिफ लगाएंगे। और कहीं न कहीं चूँकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और दुनिया के विभिन्न सारे देश और बड़े देशों का आपस में उसके साथ व्यापार होता है और इंटीग्रेशन है, दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम से का वो एक तरह से लीडर है। तो ऐसे में उसके द्वारा कोई इस तरह का जो प्रयोग लेना है, जो कि एक प्रोटेक्शनिज्म की अवधारणा है और WTO या ग्लोबलाइजेशन की जो अवधारणा उसके बिल्कुल उलट है, उसका निश्चित रूप से दुनिया के विभिन्न सारे देशों पर प्रभाव पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा। और भारत पर अभी क्या पड़ेगा इसको लेकर तो नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट में GTRI ने बताया है कि कैसे भारत के किन किन क्षेत्रों में अगर किस तरह का टैरिफ रहा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों है, तो देखिए, एक वैश्विक बाजारों को हिला देने वाले एक नाटकीय कदम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनका प्रशासन सभी देशों पर टैरिफ लगाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में आमूलचूल परिवर्तन होगा। और ट्रंप इसे मुक्ति दिवस या लिबरेशन डे के रूप में 2 अप्रैल को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि की गई है, सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाएगा। अभी तक ये माना जा रहा था जिन देशों का ट्रंप अमेरिका के साथ जो है व्यापार असंतुलन है, यानी अमेरिका को नुकसान होता है व्यापार में, उन देशों पर टैरिफ लगाएगा। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों से लग रहा है कि वो यूनिवर्सल लेवल पे पूरे विश्व के साथ जो है सभी देशों पर एक समान टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ नीति है, प्रोटेक्शनिज्म या आप कह सकते हो कि संरक्षण की नीति है। संरक्षण बुरा नहीं होता है, अगर आपकी व्यापारिक स्थिति को खराब स्थिति में हो तो उनके बचाने के लिए किया जाए। लेकिन अमेरिका जैसे देश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसकी मुद्रा दुनिया भर की मुद्रा के रूप में अगर देखी जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में, उसके द्वारा इस तरह की नीति अपनाना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है पूरे दुनिया के लिए। पहले देखते हैं कि टैरिफ क्या होता है और देश टैरिफ क्यों लगाते हैं। टैरिफ या आयात शुल्क का अर्थ होता है कि देशों द्वारा अपने यहाँ पे जो आयात होता है या किसी दूसरे देश द्वारा उसके देश में जो निर्यात किया जाता है, उस पर कुछ परसेंटेज शुल्क लगाता है,
ताकि वो अपने उत्पादकों को या अपने देश में कुछ विशेष नीतियों स्पेसिस वो अपने उत्पादकों को या अपने उपभोक्ताओं को वो बचा सके। ठीक है, आमतौर पर देखिए टैरिफ का इस्तेमाल किसी देश के घरेलू उद्योग को विदेशी देशों से प्रतिद्वंदी आयातों से बचाने के लिए एक संरक्षणवादी उपाय के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा टैरिफ से होने वाली आय भी, जो कि अगर अमेरिका जैसे देश में है जो पूरी तरह बहुत ज़्यादा वो आयात करता है, तो वहाँ पे एक प्रमुख सरकारी राजस्व का भी एक स्रोत हो सकता है, जिससे बदले में सार्वजनिक कल्याण उपायों पर भी खर्च किया जा सकता है। ठीक है, अगर देश कोई बहुत बड़े चीज़ पे वो सामान आएगा तो लेकिन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि जो टैरिफ लगाया जाता है वो, मान लिया हमने अमेरिका में कोई चीज़ निर्यात किया, सपोज दैट कोई कार निर्यात किया, 100 रुपये की कार है, तो अगर अमेरिका उस पर 10% की टैरिफ लगाता है या 20% की टैरिफ लगाता है, तो अभी जो कार अमेरिका में पहुंच के 100 रुपये की पड़ती थी, फिर उसका अपना लोकल टैक्स होता था, अब वही कार अमेरिका में 120 रुपये की पड़ेगी। तो उसका देखा जाए तो उसका प्रभाव वहाँ के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, वो जो 20 रुपये चुकाएगा वहाँ के उपभोक्ता चुकाएगा। लेकिन उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे कोई अमेरिकी कार, अगर भारत की कार 100 रुपये की पड़ रही है और कोई अमेरिकी कार 117, 118 या 120 रुपये की भी पड़ रही होगी, तो अब जो प्राइस डिफरेंस रहा होगा वो टैक्स लगा के उसको बराबर कर देगा। तो जो कंज्यूमर है वो सोचेगा यार हम 120 रुपये भारतीय कार का दे रहे हैं, अपने देश की कार का 120 रुपये दे देंगे या 125 रुपये दे देंगे। तो उससे ये भले उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसका एक सकारात्मक फायदा ये भी हो सकता है, जो कि प्रमुख कारण है कि वो वहाँ उत्पादन को या घरेलू मांग को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस संदर्भ में समझना है कि ये भारत पे टैरिफ नहीं लग रहा, भारतीय वस्तुओं पे लग रहा है, लेकिन इसका चुकाया जाएगा अमेरिकी उपभोक्ताओं भी द्वारा। लेकिन फिर भी ट्रंप को लगता है कि इसके जरिए फायदा होगा। तो अभी देखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के पीछे या आयात शुल्क लगाने के पीछे की क्या वजह है। तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ शब्दकोश का सबसे सुंदर शब्द है, और उनका कहना है कि ये अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों से असंबंधित मुद्दों पर रियायतें लेने के लिए भी एक सौदेबाजी की ये चिप है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह भी कहना है कि अन्य देशों के साथ अमेरिका के 1.2 ट्रिलियन डॉलर के जो व्यापार घाटा है, यानी अमेरिका जितना निर्यात करता है और दूसरे देशों से जितना वो आयात करता है, उसमें 1.2 ट्रिलियन डॉलर या 1200 अरब डॉलर का घाटा है। इसको हल करने के लिए ये मदद भी कर सकता है। साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि टैरिफ आयातित उत्पादों की मांग को कम करेगा और अमेरिकी वस्तुओं की मांग को बढ़ाएगा, बदले में अमेरिका में विनिर्माण नौकरियों को बढ़ावा देगा। अब देखिए, ये कुछ कारण हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि अमेरिका को लग रहा है कि मेन जो उसको लग रहा है कि इसके जरिए टैरिफ की धमकी देकर वो कई और सारे देशों से रियायत प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि टैरिफ का प्रभाव अमेरिकी जनता पर भी पड़ेगा, लेकिन चूंकि अमेरिका एक विकसित देश है, एक 30 अरब की डॉलर की इकॉनमी है, वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय एक अच्छी खासी लेवल पे है, लगभग 1 लाख डॉलर 80-85 हज़ार डॉलर के आसपास है। तो उनका जो कंज्यूमर है वो इस प्रेशर को जो है बर्दाश्त करने के ज़्यादा स्थिति में है। अब अगर हम कह रहे हैं कि इसका प्रभाव भारत के संदर्भ में या दुनिया के अन्य देशों के संदर्भ में देखा जाए, तो अमेरिका एक प्रमुख जो है कंज्यूमर इकॉनमी है, क्योंकि देखिए उसका 1.2 ट्रिलियन डॉलर का तो घाटा होता है। इसका मतलब है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ों को क्या करता है, आयात करता है। और ऐसे में अब जिन देशों का सामान अमेरिका जाता है, अगर उन पर टैरिफ लगेगा तो निश्चित रूप से कि उनकी वस्तुएं महंगी होंगी, जिससे कोई और देश कम्पिटिटिव हो सकता है। अमेरिका के सामान जो है वो हो सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इलास्टिसिटी उस चीज़ को ज़्यादा हो तो उसकी मांग कम हो सकती है। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं देशों को अपना निर्यात प्रभावित होगा, तो जिसका फ़ायदा ट्रंप क्या कर सकते हैं कि किसी अन्य चीज़ों में सौदेबाजी करने के लिए वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे घाटा है तो निश्चित रूप से अगर आयात कम होगा जो है, तो निश्चित रूप से ये व्यापार घाटा को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये जो इनका है कि अमेरिकी वस्तुओं को बढ़ाने में मदद मिलेगा, ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कई सारे पहलू जुड़े होते हैं कि किसी जगह पे सिर्फ एक जगह प्रोटेक्शन लगा के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका कभी जो है वहाँ पे उत्पादक नहीं रहा है। समय के साथ चूंकि वहाँ पे उत्पादन करना इतना महंगा हो गया कि उसने अपने उत्पाद को उन जगहों पे जो है आउटसोर्स कर दिया जहाँ पे चीज़ें सस्ती हो।
अब पुनः वहाँ पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वहाँ पे उत्पादन को बढ़ावा देना, स्किल लेबर को लाना, और इसके बावजूद भी जो अमेरिका में उत्पादन की कीमत आएगी वो टैरिफ के बाद भी और देशों की अपेक्षा महंगी रहेगी। तो निश्चित रूप से ये वाले पहलू तो चलो ठीक है, लेकिन इन पहलू पर ट्रंप को फायदा मिलेगा, जिसलिए ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टैरिफ योजना क्या है। एक जो इनकी टैरिफ योजना पारस्परिक टैरिफ योजना के रूप में थी, हालांकि अब तो इन्होंने कह दिया कि अब हम सब पे लगाएंगे, जो हम पे लगाता है उस पर भी नहीं, जो नहीं लगाता उस पर भी लगाएंगे। जबकि पारस्परिक टैरिफ योजना ये था कि जिस देशों के साथ, जैसे सपोज दैट भारत हम पे टैरिफ लगाता है 10% और हम 5% लगाते हैं, तो हम भी 10% लगाएंगे, ये कहने का उनका आशय था। और अगर देखा जाए कि हम अपने देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ेगा, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि निश्चित रूप से ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक, जैसे जब WTO का जन्म हुआ था उसके बाद वैश्विक व्यापार में एक परिवर्तन आया था, जिसे आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा कहा जाता है। बेसिक रूप से वैश्विक जो है WTO या गैड था, फिर WTO और वर्ल्ड बैंक, IMF संस्थाओं के जरिए जो है जो वैश्विक सप्लाई चेन की बात आ रही थी, एक वो अवस्था था। दूसरी अवस्था देखा जाता है जब चीन को वर्ष जो है 20वीं सदी के शुरुआत में 2000 और 2001 के दौरान जो है चीन को WTO में शामिल कराया गया था, तब उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पे पूरा पड़ा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा उत्पादक जो कि एक मार्केट इकोनॉमी नहीं था उसको WTO में जोड़ा गया। तो निश्चित रूप से दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आघात पहुंचा था, भारत को भी पहुंचा था, अमेरिका को भी पहुंचा था, उसको चाइना शॉक 1.0 बोलते हैं। हाल फिलहाल में जो है ये अगर देखा जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पूरा उलट देगा। जैसे इधर आगे चल रही थी, अब गाड़ी घूम के, कभी कभी होता है ना सड़क पे जाते जाते आप ब्रेक मारे, ऐसी गाड़ी चल रही पीछे उड़ गई, तो ट्रंप ऐसे ही ब्रेक मार रहे हैं कि अब वो गाड़ी जो है यू टर्न भी नहीं, जिधर आ रही थी उधर से ही वापस चल जाएगी, जिसे डी ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा या प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद की अवधारणा कहते हैं। ठीक है, अब भारत को देखना है कि भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम देखें कि हमारा और अमेरिका के साथ व्यापार की क्या स्थिति है। देखिए अमेरिका कुछ उन देशों में है जिसके साथ हमारा पॉजिटिव व्यापार है, बड़ा व्यापार भी, व्यापारिक भागीदार भी। पिछले जो आंकड़े हैं 23-24 तक के, इस वर्ष में संभवतः चीन निकल जाए, लेकिन जो पिछले वर्ष तक के आंकड़े हैं, यानी 2-3 साल के आंकड़े हैं, उसमें अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ देंगे तब तो अमेरिका हमारा सबसे बड़ा साझेदार तो था ही। ठीक है, वो लगभग 190 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर का था, लेकिन सिर्फ वस्तुओं का देखेंगे तो भी 2021-22 से 23-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। और इसमें जो देखा जाए तो हमारे कुल माल और वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18% के आसपास थी, और आयात में 6.2% की, और वहीं द्विपक्षीय व्यापार में 10.73% की हमारी जो है, दोनों जो आयात निर्यात मिला के 10.73% की हिस्सेदारी है। तो निश्चित रूप से अगर कोई देश लगातार 4 साल तक आपके निर्यात का 18% यानी लगभग 1/5वां हिस्सा अगर हो रहा हो, तो निश्चित रूप से अगर वहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म आएगा तो आप पे प्रभाव आएगा। अगर कोई कह रहा नहीं आएगा तो गलत कह रहा, प्रभाव आएगा। अब कितना आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना। उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ एक चीज़ें जाके दूसरे जगह प्रभाव, कई बार खराब चीज़ें भी आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी वो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी वो प्रभाव दिखा नहीं है, अभी वो डर है ना। अब वो जब लग जाएगा उसका दुनिया कैसे रिएक्शन देगी, फिर क्या रहेगा, फिर वो बाद में बात है। लेकिन अभी हम देखें तो हमारा 18% निर्यात जो है दांव पे लगा है। और देखा जाए तो इस व्यापार की खास बात है जो हम आयात निर्यात करते हैं कि इसमें हम अमेरिका के साथ ठीक ठाक स्थिति में, चीन के साथ भी हम द्विपक्षीय व्यापार लगभग इतना ही है, लेकिन उसमें हमें हैवली घाटा होता है, और अमेरिका के साथ हमें अच्छा खासा फायदा होता है। देखा जाए तो 2023-24 में हमें 35.32 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष था, ट्रेड हुआ, वो भी वस्तुओं में। सेवाओं को जोड़ेंगे तो ये संख्या 40 के ऊपर पहुंच जाएगी। 2022-23 में 27 अरब डॉलर से, यानी 28 अरब डॉलर के आसपास था, 21 में 32, 20-21 में 22। तो यानी इस तरह से देखा जाए तो 17, 18, 20 से लेके 35, 36, 40 अरब डॉलर तक का ट्रेड में हमारा अमेरिका के साथ पॉजिटिविटी था, जिसको लेकर लग रहा है कि ये समस्याएं आ सकती हैं। अगर हम देखें कि हमारा क्षेत्र वाइज क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है, इसके अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष जो है अजय श्रीवास्तव जी हैं। ये व्यापार सेवा के अधिकारी रहे हैं। इनका मानना है कि भारत अमेरिकी निर्यात पर
जो है भारत को अमेरिकी निर्यात पर वास्तविक आयात शुल्क अक्सर किए जाने वाले दावे से काफ़ी कम है। यानी जो अमेरिका कहते हैं कि 100% के आसपास टैरिफ लगाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों में है, लेकिन उसको वो सारी चीज़ों के आधार पे कह सकते हैं कि यानी कुछ विस्की पर है या जो कार आदि निर्यात होती है उसमें है, लेकिन उसके आधार पे सब पे कहना ये गलत है। और कह रहे हैं कि अगर अमेरिका निष्पक्ष व्यापार दृष्टिकोण अपनाता है तो भारतीय उद्योग कम से कम व्यवधानों के साथ अमेरिका का निर्यात जारी रख सकते हैं, जिससे अधिक संतुलित और स्थिर व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यानी कैसा निष्पक्ष, कि ठीक है जिन वस्तुओं पर हमने जितना टैरिफ लगाया है उसी वस्तुओं पर, जैसे हमने कोई एक्स वस्तु है, हमने कोई पेन अमेरिका को निर्यात किया है, हम अमेरिका से कोई एक पेन आयात कर रहे हैं, या इस चीज़ की जैसे कृषि है, कृषि के जो मूल्य आयात कर रहे हैं, कृषि पर अगर हम कुछ टैक्स लगा रहे हैं, कृषि में जैसे अगर हमने खाद्य पे इतना टैक्स लगाया है तो अमेरिका भी खाद्य पे उतना टैक्स लगाए। अब ये नहीं कि कृषि पे टैक्स है तो वो पूरे पे टैक्स लगाएगा, तब वो दिक्कत होगी। तो उसी संदर्भ में इन्होंने 4 स्तंभों पर कहा है, GTRI ने रिसर्च करके बताया कि 4 तरह के टैरिफ पर प्रभाव हो सकते हैं। पहला वो हो सकता है कि देश वाइज लगाए, यानी ओवरऑल अमेरिका द्वारा जो कितना टैक्स लिया जाता है भारतीय वस्तुओं का वेटेज, और भारत द्वारा कितना लिया जाता है, उसके अंतर को देखा जाए तो बहुत अंतर नहीं आएगा। 4.5%, 4.9% का अंतर आ रहा है। देखिए, अमेरिका भारत से सभी उत्पादों पर एक ही टैरिफ लगाए और इसके अतिरिक्त 4.49% का ये होगा, क्योंकि भारत में अमेरिकी वस्तुओं पर 7.7% का भारित, यानी जितनी वस्तुएं हैं उनको सब मिला के जितना हम टैरिफ लेते हैं देखेंगे तो 7.7% आता है। और इसी तरह से जो अमेरिका द्वारा लगाया जाता है वो 2.8% लगाया जाता है, तो इसलिए 4.9% का अंतर आएगा। ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। और उसमें भी अगर, अब ये तो पूरा देश पे जितनी भी वस्तुओं को किया, उसमें अगर हम थोड़ा सेक्टर वाइज बांट दे, यानी जैसे कृषि और उद्योग को अलग अलग टैरिफ के दायरे में करें, तो देखिए अमेरिका अलग अलग टैरिफ के आधार पे करे तो कृषि उत्पादों के लिए अतिरिक्त टैरिफ 32.4% पड़ेगा और औद्योगिक उत्पादों पर 3.3%। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, ज्यादा कृषि उत्पादों पर पड़ेगा, लेकिन हमारा औद्योगिक उत्पादों पर बहुत मामूली 3.3% का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर ये लगाएगा तो अभी पता नहीं, कल से पता चलेगा। ठीक है, तो अमेरिका को भारतीय कृषि निर्यात का वर्तमान में 5.3% शुल्क लगता है, जबकि भारत को अमेरिकी कृषि निर्यात पे 37.7% शुल्क लगता है, और इसलिए 32.4% का अंतर आएगा, जो कि हमारे कृषि उत्पादों पर पड़ सकता है अगर वो कृषि को अलग करे और उद्योग को अलग करे। उद्योग पर करेगा तो मात्र 2.6% का ही अंतर हमारे उद्योगों को झेलना पड़ेगा। अब अगर ये क्या करे कि सेक्टर वाइज करे, कि व्यापक जो है क्षेत्र स्तरीय करे, कि जो भी व्यापार लग रहा है कि उसमें टैरिफ अंतर को देखे, यानी रसायन और फार्मास्यूटिकल का अलग अलग करे, तो ये थोड़ा सा अंतर आएगा। जैसे फार्मास्यूटिकल पे 8.6 से लेके प्लास्टिक पर, तो ये अंतर आएगा, और ये अंतर जितना अधिक होगा दोनों के बीच में उसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक और है कि सभी उत्पादों की 30 श्रेणियों में हम करते हैं, जिसमें 6 कृषि जिन्स है और 24 वस्तुओं का है, उनको अलग अलग करें, यानी कि जिस श्रेणी में जो किया जा रहा है उस पर करे तो थोड़ा सा ये ज़्यादा हमारे लिए क्या कर सकते हैं कि नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, जैसे भारत का अमेरिका को निर्यात 30 क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें 6 कृषि है और 24 उद्योग में है। कृषि क्षेत्र पर देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र में मछली, मांस और प्रसंस्कृत समुद्री भोजन होगा, जिस पर $2.58 अरब का हम निर्यात करते हैं, और इस पे 27% टैरिफ का अंतर है। यानी ये क्षेत्र, कृषि में भी ये क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि ये अंतर है 27.83% और अच्छा खासा $2.58 अरब का जो है हम निर्यात करते हैं। $1.3 अरब मूल्य के हम प्रसंस्कृत खाद्य, चीनी और कोको करते हैं, जिसपे 25% का लगभग अंतर आएगा। अनाज, सब्जियां, फल और मसाले हैं जो हम लगभग $1.9 अरब का निर्यात करते हैं, जिसमें अंतर आएगा 5.6%। तो ये कोई बहुत 5.7%, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये भी आएगा। सबसे ज़्यादा अंतर आएगा वो डेयरी उत्पाद पर, हालांकि बहुत ज़्यादा हम निर्यात नहीं करते हैं, $181 मिलियन का निर्यात करते हैं, लेकिन ये अंतर बहुत ज़्यादा है और ये प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। अगर औद्योगिक उत्पादों पर प्रभाव देखें तो जितने निर्यातक हैं उसमें से जो सबसे प्रमुख में से एक है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, जो $12.72 अरब का हम निर्यात करते हैं। इस पे टैरिफ अंतर 10.9% है, यानी हमारी दवाएं वहाँ पे महंगी हो जाएंगी, जेनरिक दवाएं वहाँ पे महंगी हो जाएंगी। लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये ऐसा है कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि ये तब भी वहां की जो दवाएं हैं उसकी अपेक्षा ये सस्ती रहेगी, जब तक कि उस पर नॉन टैरिफ बैरियर लगा के रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह से 11.8 अरब डॉलर के जो हीरे, सोने, चांदी हैं, इस पे 13.32% का लग रहा है। ये ऐसा चीज है, इसकी इलास्टिसिटी, अब सोना चांदी की इलास्टिसिटी थोड़ा ज्यादा होती है कि ज्यादा महंगा हो तो लोग नहीं लेंगे, कौन ऐसी जरूरी है कि बिना इसके जिएंगे नहीं, तो इस पे प्रभाव पड़ सकता है। 14.39 अरब डॉलर के इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर प्रभाव पड़ सकता है, खासतौर से आईफोन जैसे पे कि यहाँ सब होके जा रहा है। लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 7.24, लेकिन ठीक है, इसका भी अंतर पड़ेगा। 7.1 अरब डॉलर के जो मशीनरीज लेते हैं उस पर 5.23% का अंतर है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। बाकी देख लीजिएगा, कोई 5 से 7% का अंतर है। अब ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है, डिटेल में समझाया जा रहा है, लेकिन अब देखिए कल क्या होता है। कल जो टैरिफ लगता है रात तक लगेगा, परसों पता चलेगा, फिर वो लगता है कि नहीं लगता है, कब से लागू होता है, किन ही देशों को छूट मिलती है कि नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि किसी चीज़ का डर लगता है, मतलब जैसे कोई हो आपको बार बार डांटे कि मैं ये करोगे तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब वो दिन भर वही करता रहेगा कि कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, और सारे लोगों पर, अब तो कह रहे हैं सभी लोगों पर टैरिफ लगाएंगे। और अब अगर सोचिए कि अगर दुनिया के देश, ज़्यादा देशों की ज़रूरत नहीं है, अगर भारत, अमेरिका और भारत, चीन और रूस अभी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर वो तीनों तैयार हो जाएं और इसमें से यूरोपीय संघ भी तैयार हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं, ग्लोबल साउथ भी कहा ठीक है लगाओ, हम भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ट्रंप को अभी जो लग रहा है कि सिर्फ हम आयात ज़्यादा करते हैं इसलिए दुनिया के देश हमें सुनेंगे, उनको नहीं पता है कि उनकी जो बहुत सारी कंपनियां हैं दुनिया के सप्लाई चेन में, उनकी बहुत बड़ी बड़ी भागीदारी है। अगर उन पे दबाव, खासतौर से टेक कंपनियां जो है, अब बहुत सारी है, अगर उन पे दबाव बनना शुरू हो गया, देशों द्वारा उन पे दबाव बनाना शुरू हो गया, तो निश्चित रूप से अमेरिका को लेने के देने बढ़ सकते हैं। अमेरिका के शेयर मार्केट से लेके उनकी इकोनॉमी तक को खतरा है। हालांकि ट्रंप खेल रहे हैं, उनको लग रहा है कि देखते हैं क्या होता है, अब वो आगे पता चलेगा। आज ये नहीं कह सकते कि इतना, अगर अब ये है कि कितना टैरिफ दर रहेगा और किस तरह से देशों द्वारा इसके प्रति प्रतिक्रिया दिया जाएगा, लेकिन प्रभाव दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और होप जो है नकारात्मक ही, मतलब आशा नहीं है बल्कि ज़्यादा अनुमान है कि नकारात्मक ही पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कोई बहुत ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो नकारात्मक ही प्रभाव पड़ने की संभावना है शॉर्ट टर्म को तो लेकर जरूर। अगला जो हमारा न्यूज है वो है सहयोग पोर्टल को लेकर है। ये I4C एक संगठन है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक सेंटर है, जिसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां, प्रवर्तन एजेंसियां उसमें जुड़ी होती हैं। साइबर थ्रेट को लेकर ये कोऑर्डिनेटिंग के रूप में काम करता है। पिछले साल सरकार द्वारा जो है 2024 में सरकार द्वारा कई सारे पहल किए गए थे इस I4 सेंटर को लेकर। इसमें एक सहयोग पोर्टल भी बनाया गया था, जिसमें केंद्र सरकार की प्रमुख एजेंसियां, राज्य सरकारों की प्रवर्तन एजेंसियां, पुलिस आदि और कई सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरमीडिएट जैसे फेसबुक, गूगल और अमेजन, इस तरह की जो कंपनियां हैं उनके प्रतिनिधि उस पर जुड़े हुए थे। जहाँ पे उद्देश्य ये था कि जो इस साइबर थ्रेट आए या उसमें साइबर खतरा हो या किसी भी तरह का अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हो तो उसको पहले से ही रोका जा सके। और इसको लेकर आर्टिकल IT एक्ट 2000 के आर्टिकल 79(3)(b) का सहारा लिया जा रहा है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो है जो सेफ हार्बर क्लॉज है उसे हटा लिया जाएगा। इसको लेकर जो अभी ट्रम्प जो एलन मस्क का जो ग्रोथ है, उनका जो एक्स का AI चैट है, उसको लेकर उसकी कई सारे कह सकते हो वाहियात टाइप के जो उसके जवाब थे, उसको लेकर भारत सरकार ने नोटिस भेजा था। भारत नहीं बल्कि यही सहयोग पोर्टल ने नोटिस भेजा था, जिसको लेके एलन मस्क जो है बंगलोर हाई कोर्ट में वहाँ पे गए थे, अपील किए हैं इसके खिलाफ कि ये क्या है, सेंसरशिप पोर्टल के रूप में काम करता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने पिछले साल ही अपने दिसंबर 2024 में ही एक फैसले में कहा था भारत के बहुत सारे जो प्रोवाइडर हैं कि आप उनसे जुड़िए और इसके जरिए इस पर निगरानी किया जा सकता है। हालांकि उसमें भी इसने जवाब लगाया है एलन एक्स ने। अब देखते हैं क्या होता है मामला, आइए इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि एलन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स द्वारा सरकार के सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप पोर्टल के रूप में वर्णित करना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उच्च न्यायालय को सौंपे गए एक विस्तृत जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि सूचना अवरोधन ढांचे को चुनौती देने वाली इसकी जो याचिका है वो जो है उसका केंद्र सरकार विरोध करता है
और ये जो जवाब दिया गया है वो उच्च न्यायालय में जो सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर सामग्री को मॉडरेट करने और हटाने के आदेश देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)B के तहत उपयोग किया जाता, उसके खिलाफ जो है याचिका दायर की गई है। और ये इसका उपयोग वही सहयोग पोर्टल के रूप में किया जाता है। और हम अगर इसको देखें कि सहयोग पोर्टल क्या है, तो देखिए सहयोग पोर्टल को 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री को ब्लॉक करने के आदेशों को तेजी लाने के लिए लॉन्च किया था। इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र या I4C द्वारा प्रबंधित किया जाता है। देखिए वैसे तो साइबर से जुड़ी हुई थ्रेट और उसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो CERT-In कहा जाता है, ठीक है, लेकिन वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले में है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग से ये समन्वय केंद्र है, ये प्रवर्तन एजेंसी नहीं है, समन्वय केंद्र है। ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, राज्यों की और जो निजी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या इंटरमीडिएटरीज हैं, उनको एक पोर्टल उपलब्ध कराया गया है ताकि यहाँ पे चीज़ों को, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को या जो भी समस्याएं हो, आपत्ति, उनको तेजी से ब्लॉक किया जा सके या हटाया जा सके, यानी रूल्स मतलब चीज़ों को आसान बनाया जा सके। क्योंकि वायरेबिलिटी के दौर में, यानी जितनी तेजी से चीज़ें वायरल होती हैं, डीप फेक के युग में, अगर कोई ऑब्जेक्शनल कंटेंट है या कोई ख़राब चीज़ें हैं तो जितना जल्दी नहीं रोका जाएगा वो अपना प्रभाव पहुंचा चुका होगा, उसके बाद उसको रोकने का भी कोई फायदा नहीं है। तो ये इसलिए है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को त्वरित रूप से कार्रवाई किया जा सके, इसके लिए किया गया है। और इस पोर्टल ने भारत में सुरक्षित साइबर स्पेस बनाए रखने की दिशा में त्वरित समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत एजेंसियों, IT मध्यस्थों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को एक ही मंच, एक साथ ये इसने लाया है। राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था जिसके जवाब में गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि सहयोग पोर्टल को IT अधिनियम 2000 की धारा 79(3)B के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा IT मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया गया था। ये जो धारा ये कहती है कि अगर आपको सेफ हार्बर का या छूट चाहिए तो आप कोऑपरेट करोगे सरकारी एजेंसियों के साथ, तो उसी के तहत इसमें इसको लाया गया है कि इसकी कार्रवाई को ज़्यादा तेजी से किया जा सके। और दिसंबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सबाना बनाम NSCT दिल्ली सरकार या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली सरकार के अपने आदेश में कहा कि IT अधिनियम 2000 की धारा 79(3)B के तहत गैर कानूनी सामग्री को हटाने के लिए सहयोग पोर्टल के संचालन पर इसने जोर दिया। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने IT मध्यस्थों को सहयोग पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने और अगली सुनवाई के दौरान उनकी ऑनबोर्डिंग की स्थिति प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। और इसी संभवतः इसी सुनवाई के दौरान जो है एक्स ने भी दिल्ली में अपनी याचिका की है। हालांकि उसने कर्नाटक हाई कोर्ट में पहले से वो जो ग्रोह को लेकर सरकार ने कहा है उसके खिलाफ वहां पे याचिका दायर कर लिखी। तो ये अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा गया है कि आप इस पे ऑन बोर्ड हो और एक्स कह रहा है कि ये सेंसरशिप पोर्टल है। सहयोग पोर्टल पर आपत्तिजनक सामग्री को रोकने की प्रक्रिया क्या है? जैसे इसमें देखिए केंद्र सरकार, राज्य पुलिस या कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां भी हैं। अगर उनको लगता है कि आपत्तिजनक वेब सामग्री को वो चिन्हित करती हैं या उनको शिकायत किया जाता है तो वो सहयोग पोर्टल पर इसे ब्लॉक करने का अनुरोध कर सकती हैं। अब जैसे अगर इंटरमीडिएट हो, यानी कि आप ऐसे सोचिए कि जो उस पर पोर्टल पोस्ट किया जा रहा है उस पर उनकी जिम्मेदारी नहीं, जैसे यूट्यूब हो सकता है, गूगल हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है या एक्स हो सकता है। इन सब चीज़ जो इनसे जुड़े हैं इनसे वो सीधे कह सकता है ये पोर्टल कि इसको हटाओ। अगर कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ कोई समस्या है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भेजेगा और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कहेगी कि ये इसको हटा दे। अब इसके बाद जो भी रिपोर्ट रहेगी, है ना, जो कार्रवाई रिपोर्ट रहेगी वो राष्ट्रीय डैशबोर्ड पे डाल दी जाएगी, जिससे और जो जुड़े हुए हितधारक हैं, यानी या तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं या तो इंटरमीडिएटरीज हैं, वो उससे सीख लें और उनको पता चल जाए कि इस तरह की कार्रवाई पर हमें रोकना है। और IT मध्यस्थों के पास अधिकृत एजेंसियों से अधिकृत जानकारी या साक्ष्य, अतिरिक्त जानकारी या साक्ष्य मांगने का भी विकल्प है कि वो मांग सकते हैं कि भाई आप ये कह रहे हैं हटाने के लिए, तो इसके लिए क्या और उपाय है वो बताइए। तो ये कुल मिला के जो उनको सेफ हार्बर का क्लॉज मिला हुआ है, सेफ हार्बर क्लॉज क्या है? जैसे कोई इंटरमीडिएट है उस पर कोई भी सामग्री पोस्ट किया जाता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उसका कहना यह है कि हम तो सिर्फ माध्यम हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया कि कोई डाकिया है,
वो किसी को एक लेटर उसको मिलता है लेटर डिलीवर करने के लिए, वो मुझे जाके वो लेटर डिलीवर कर देता है और उसमें लिखा रहता है कि अगर मैंने फला कुछ काम नहीं किया या पैसा नहीं दिया तो हमको वो नुकसान कोई पहुंचाएगा। तो इसके लिए अब वो डाकिया नहीं जिम्मेदार, उसको नहीं पता कि उसमें क्या है। तो डाकिया क्या है या पोस्ट क्या है, एक इंटरमीडिएट है। उसी तरह से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इंटरमीडिएट होते हैं, और इसीलिए इनको कि उनको नहीं पता है या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्या जा रहा है, उनका तो सिर्फ एक है कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने की, तो वो उनको सेफ हार्बर मिलता है। लेकिन उनके सेफ हार्बर के साथ ये दायित्व भी है कि अगर ठीक है कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है तो आप उसे हटा सकते हैं, और हटाने का आपको विकल्प होगा, उसमें आनाकानी करेंगे तो फिर आपको सेफ हार्बर का छूट नहीं मिलेगा। और उसी के लिए ये सारी प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसमें लाया गया है, यानी 79 जो 3B है उसको तेज करने के लिए इसे लाया गया है। सहयोग पोर्टल पर अभी कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो देखिए 15 IT मध्यस्थ हैं, जिसमें से जोश है, कोरा है, टेलीग्राम है, एप्पल है, गूगल है, अमेजन है, यूट्यूब है, PI डेटा सेंटर है, शेयर चैट है, और 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो हैं प्रदेशों ने IT अधिनियम की धारा 3B के तहत अपने अपने अधिकारियों को इसमें सूचित कर दिया है। यानी काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इसको लेकर मामला उस पर चल रहा है। हम जरा सा देखें कि हमारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र क्या है, क्योंकि इसी के तहत वह सहयोग पोर्टल काम करता है। तो देखिए ये देश में I4C जो है देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की एक पहल है। एक है CERT-IN भी है, CERT-IN। CERT-IN एक संस्था है, वो देश के स्तर पे किसी भी तरह के साइबर थ्रेट, साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। ये एजेंसी नहीं है, ये नोडल एजेंसी नहीं है, और ये जो है IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ये है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और यह एक समन्वय केंद्र के रूप में, एक आप कह सकते हो कि एक मीटिंग ग्राउंड है जहां पे सारे लोग जुड़े हैं, चर्चा करते हैं। ये है उसको कार्य करने की, और उसके पास पावर है। और कई बार तो ये भी होता है कि गृह मंत्रालय इसे मांगता है कि हमें दे दो, जबकि IT मंत्रालय कहता है कि नहीं, ये सिर्फ प्रवर्तन का काम नहीं करती है, ये कार्यों को मतलब अपराध को रोकने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी प्रोएक्टिव रूप से भी काम करती है। तो खैर वो दूसरा मुद्दा है। ये है I4C, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। 2018 में ये विचार आया था, लेकिन इसे 10 जनवरी 2020 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसका काम नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों में निपटने पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें विभिन्न कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करना है। साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत की समग्र क्षमता में परिवर्तन लाना और नागरिक संतुष्टि के स्तर में सुधार करना है। तो ये देखिए समन्वय लाने के ही एक पहल के रूप में, ऐसे 4 पहल पिछली बार लाया था, उसमें एक पहल सहयोग पोर्टल भी रहा है, जिसको लेकर सारा मुद्दा जो है अभी गरमाया हुआ है। ठीक है, अगला एक है, वो भी एक पोर्टल ही है, लेकिन वो दूसरा पोर्टल है, वो है नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल। यह नीति आयोग और NCEAR एक जो थिंक टैंक है, निजी और पब्लिक प्राइवेट है, उसमें निजी और सरकारी दोनों स्तर पे बना हुआ है। आर्थिक तंत्र का, आर्थिक क्षेत्र का प्रमुख नीतिगत जो है थिंक टैंक है। इस समय इसके नंदन नीलकड़ी इसके अध्यक्ष हैं। इसके साथ मिलकर नीति आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों या राज्यों की स्थिति को, वित्तीय स्थिति को, फाइनेंशियल स्थिति को, आर्थिक डेमोग्राफी को, अन्य सारी चीज़ों को लेकर एक डैशबोर्ड आधारित एक पोर्टल बनाया है, जहां का में आप एक जगह ही सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो है आज शुभारंभ वित्त मंत्री द्वारा किया जाएगा। तो आइए जरा सा उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। चर्चा में क्यों है, देखिए वित्त मंत्री द्वारा 1 अप्रैल 2025 को, यानी आज ही, क्योंकि आज से क्यों, क्योंकि आज से भारत का फाइनेंशियल सिस्टम या वित्तीय वर्ष चलता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चलेगा अगले साल के मार्च तक। इसलिए देखिएगा हमेशा वित्तीय वर्ष में 2 साल लिखा रहता है। जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर आज से शुरू हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026, यानी इसमें काफ़ी कुछ 25 का रहेगा, 9 महीने 25 का रहता है और 3 महीने 26 का रहता है, तो इसलिए वो 25-26 कहा जाता है। इसके द्वारा देखिए 1 अप्रैल 2025 को नीति NCAR राज्य आर्थिक मंच की पोर्टल की शुरुआत की गई है, और ये नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च या NCAER के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया गया है। यह पोर्टल राज्यों के वित्त पर लगभग 30 वर्षों 90-91 से लेकर 22-23 तक जो लगभग 30 साल का डेटा रहा है आर्थिक उदारीकरण के या नवी LPG की नीतियां जब से लाई गई है, उससे जुड़े हुए सामाजिक, आर्थिक, राजकोषीय मानदंडों, शोध रिपोर्टों, पत्रों, विशेषज्ञ टिप्पणियों पर डेटा को एकत्र करके एक साथ उपलब्ध कराएगा, ताकि उसे आसानी से उससे समझा जा सके। इसके 4 घटक हैं।
इसमें राज्य रिपोर्ट को लेकर है, स्टेट्स रिपोर्ट पे है। इसमें 28 राज्यों के बृहद और राजकोषीय परिदृश्य का सारांश होगा, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों के इर्द गिर्द जो है ये चीजें होंगी। डेटा रिपोजिटरी होगा, जिसमें 5 वर्टिकल में डेटा होंगे, जनसांख्यिकी के लिए, आर्थिक संरचना, राजकोषीय स्थिति, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसी के आधार पे 5 वर्टिकल में डेटा रिपोजिटरी होंगे, जहां पे पिछले 30 सालों के डेटा के बारे में जानकारी होगी। राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड होगा, इसमें समय के साथ प्रमुख आर्थिक चरों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व किया जाएगा। डेटा परसिस्ट के माध्यम से कच्चे डेटा या रा डेटा का सारांश तालिका के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो अगला चरण है, घटक है, वो शोध और टिप्पणी होगी। राज्य वित्त और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय नीति और वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक शोध और पर ये जो है आधारित होगी। इससे फायदा या इसका उद्देश्य क्या है या इसका महत्व क्या है, अगर देखा जाए तो देखिए यह पोर्टल समष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमी, राजकोषीय स्थिति, फिस्कल, जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक रुझानों को समझने में मदद करेगा। और इसके लिए किसके लिए? राज्य से जुड़े हुए, और इससे आसानी से सुलभ डेटा और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप प्रदान करेगा और एक ही स्थान पर समेकित क्षेत्रीय डेटा की आवश्यकता को भी संबोधित करेगा। उससे होगा क्या? प्रत्येक राज्यों के डेटा को अन्य राज्यों और राष्ट्रीय आंकड़ों से तुलना करके बेंचमार्क सेट करने में मदद मिल सकती है। और इससे क्या होगा कि ऐतिहासिक रुझानों और वास्तविक समय के विश्लेषण का लाभ उठाकर उपयोगकर्ता राज्यों से जुड़ी आर्थिक प्रगति को ट्रैक कर सकता है, उभरते पैटर्न की पहचान कर सकता है, विकास के लिए साक्ष्य आधारित नीतियां तैयार करने में भी सक्षम हो सकता है। तो इससे नीति निर्माता भी फायदे में हो सकते हैं, लाभ प्राप्त करेंगे, और जो रिसर्च आदि अध्ययनकर्ता होंगे वो भी कर सकते हैं। देखिए, यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य लोगों को सूचित बहस करने, यानी अब उनके पास डेटा होगा, पहले ढेर सारी जगह पे उनको ढूंढना पड़ेगा, अब वो एक ही पोर्टल पे होगा और इससे इन्फॉर्म डिस्कशन हो सकता है, चर्चा हो सकती है, और इसका उल्लेख करने में रुचि रखने वाले लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह पोर्टल एक व्यापक शोध केंद्र के रूप में काम करेगा, जो गहन शोध अध्ययनों के लिए डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों का प्रयोग करेगा। यानी पिछले 30-32 सालों में, हालांकि इसमें डेटा जो है 91-92 से लेकर 22-23 का होगा, अभी इधर का आर्थिक डेटा इतना जल्दी आता नहीं है परिपक्व, उसके आधार पर राज्यों में कैसे कैसे प्रगति हुई है, क्या क्या हुआ है, किन राज्यों की कैसी स्थिति है, देश के आधार पर तुलना करना, तो इन सब चीजों को सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है। यानी एक तरह से रिसर्च करने वालों को भी, नीति निर्माताओं को भी, आम लोगों को भी, जिनको आर्थिक और इकोनॉमी में जो है जागरूकता है, उनको एक ही जगह डेटा उपलब्ध मिल जाएगा। ठीक है, इसका अगर देखा जाए कि जिस संस्था के साथ मिलकर है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, यह भारत की कह सकते हैं सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र और गैर लाभकारी जो है आर्थिक नीति अनुसंधान थिंक टैंक है। यह 1956 में ये सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। उस दौरान जब ये शुरू हुआ था तो उस समय के वाणिज्य मंत्री थे, तत्कालीन वाणिज्य मंत्री TT कृष्णाचारी, और उद्योग जगत के पुरोधा थे JRD टाटा। इन दोनों लोगों के द्वारा जो है, और फोर्ड फाउंडेशन का भी इसमें मदद था कि उसी तरह का कि भारत में औद्योगिक और आर्थिक अनुसंधान आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। और बड़े सारे विद्वान लोग इसके गवर्निंग काउंसिल में रहे हैं, जिसमें मनमोहन सिंह जी भी रहे हैं और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री रहे हैं। अभी जो इन्फोसिस के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं, UADI के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, और नंदन नीलकेणी जी, वो इसके अभी अध्यक्ष हैं। और निश्चित रूप से ये निजी और सरकारी क्षेत्र के अप्लाइड इकोनॉमी में ये रिसर्च करता है, और नीति आयोग सरकारी थिंक टैंक है, दोनों लोग मिलकर राज्यों के 30 साल तक के डेटा का अध्ययन करके इसमें देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न वेबसाइट पे रहेंगे और PDF में भी रहेंगे, तो जाके सॉल्व करिएगा। बाकी कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।